of Mentara, and I am your mentor. Today, I will discuss with you Chapter 5 of Class 8 Geography NCERT, which is Industries. एंड इसमें आज हम लोग करने जा रहे हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, क्योंकि इसके दो पार्ट हम लोग कर चुके हैं। जो चैप्टर का पिछला भाग है वो पढ़ा हुआ है और उसे जाके देखिए। आज हम लोग करने जा रहे हैं थर्ड पार्ट। ये हमारा चैप्टर 5 का थर्ड वीडियो है और इसमें हम लोग ये चैप्टर खत्म कर देंगे। ठीक है, तो आज क्या पढ़ेंगे? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो टेक्सटाइल टर्म का ओरिजिन देख लेते हैं कि ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ। ये एक लैटिन वर्ड जिसका नाम है टेक्सेर, उससे ओरिजिनेट हुआ। और टेक्सेर का मीनिंग होता है टू वीव, है ना, बुनना। उससे टेक्सटाइल जो वर्ड है ना, ये ओरिजिनेट होता है। ठीक है, चलिए। Weaving cloth from yarn is an ancient art. Cotton, wool, silk, jute, flax have been used for making cloths. The textile industry can be divided on the basis of raw materials used in them. Fibers are the raw material of textile industry. Fibers can be natural or man-made. Natural fibers are obtained from wool, silk, cotton, linen, and jute. Man-made fibers include neon, polyester, एक्रिलिक एंड रेयॉन। क्या कह रहे हैं कि क्लॉथ को वीव करना, क्लॉथ को बुनना, कपड़े बुनना यान से, मतलब धागे से, ये एक एंशियंट आर्ट है, बहुत ही पुरानी आर्ट है। ठीक है, कॉटन, वूल, सिल्क, जूट, फ्लैक्स, ये सारी चीज़ें यूज होती हैं क्लॉथ्स को बनाने के लिए, कपड़े को बनाने के लिए। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल जो वहाँ यूज किया गया है उसके बेसिस पर हम डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, और यहाँ पे रॉ मटेरियल क्या होता है? रॉ मटेरियल होता है फाइबर्स, है ना। फाइबर्स क्या होते हैं? फाइबर्स हम लोग पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, फाइबर्स नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं या मैन मेड भी होते हैं। नेचुरल फाइबर्स कौन से हैं? जैसे कि वूल हो गया, सिल्क, कॉटन, लिनन, जूट, ये सारे नेचुरल फाइबर्स हैं। यहाँ से हम नेचुरल फाइबर्स को निकालते हैं। और मैन मेड फाइबर्स में आते हैं ये नायलॉन हो गया, पॉलिस्टर, एक्रिलिक, रेयॉन, ये सारे मैन मेड है। मतलब ये लेबोरेटरी में बन रहे हैं, ये इंडस्ट्रीज में बन रहे हैं फाइबर्स। ठीक, और ये जो फाइबर्स है नेचुरल फाइबर्स, ये हमें नेचर प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है, the cotton textile industry is one of the oldest industries in the world. Till the Industrial Revolution in the 18th century, cotton cloth was made using hand spinning techniques and looms. In 18th century, power looms facilitated the development of cotton textile industry, first in Britain and later in other parts of the world. Today, India, China, Japan, US are important producers of cotton textiles. कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री ना वर्ल्ड में वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्रीज है। जो पुरानी इंडस्ट्रीज है उनमें से एक है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जब तक कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, 18th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ, तब तक की जो कॉटन क्लॉथ्स बनते थे वो हैंड स्पिनिंग टेक्निक से बनते थे, मतलब व्हील्स से बनते थे, है ना। लूम्स, हैंड स्पिनिंग लूम्स होते थे, हाथों से बनाए जाते थे कपड़े। ठीक है, लेकिन 18th सेंचुरी में पावर लूम्स आ गए, बिजली से जो व्हील्स हैं वो चलने लग गए। उससे क्या हुआ? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप हुई। सबसे पहले ब्रिटेन में डेवलप होती है, फिर अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में डेवलप होती है। आज की बात करें तो आज इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं किसके? कॉटन टेक्सटाइल के। स्पेशली कॉटन टेक्सटाइल की बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इंडिया हैज़ अ ग्लोरियस ट्रेडिशन ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्सीलेंट क्वालिटी कॉटन टेक्सटाइल। इंडिया का पास्ट भी अच्छा रहा है कॉटन टेक्सटाइल को लेके। बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कॉटन टेक्सटाइल्स को इंडिया प्रोड्यूस करता था ट्रेडिशनली। बिफोर द ब्रिटिश रूल, Indian hand spun and hand woven cloth already had a wide market. The muslin of Dhaka, इसको क्या पढ़ेंगे? चिंजीज ऑफ मसूलीपट्टनम, calicos of Calicut, and gold wrought cotton of Burhanpur, Surat, and Vadodara were known worldwide for their quality and design. But the production of hand-woven cotton textile was expensive and time-consuming. Hence, traditional cotton textile industry could not face the competition from the new textile mills of the West, which produced cheap and good quality fabrics through mechanized industrial units. ठीक है, क्या कह रहे हैं? जो हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कॉटन टेक्सटाइल बनता था इन ब्रिटिश रूल से पहले, उसमें क्या बनाया जाता था? तो
और उसका ना पहली बात तो वाइड मार्केट था, मतलब मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड थी हमारे इंडियन हैंड स्पून एंड हैंड वूवन क्लॉथ्स की। ठीक है, जैसे कि हम बात करें ढाका का जो मुस्लिन था, मसूलीपट्टनम का चिंजीज था, उसके अलावा कैलिकट का कालिकोज एंड बुरहानपुर, सूरत, वडोदरा का ये गोल्ड राउट कॉटन, ये सारे ग्रेट डिमांड में थे वर्ल्ड में। ठीक है, अपने डिज़ाइन एंड क्वालिटी के लिए जो वर्ल्ड है उसमें जाने जाते थे ये। लेकिन जो हैंड वूवन क्लॉथ था, हैंड वूवन जो टेक्सटाइल था हमारा, वो एक्सपेंसिव था, उसको बनाना एक्सपेंसिव हो जाता था और टाइम कंज्यूमिंग भी था, टाइम ज़्यादा लगता था। इसलिए जो ट्रेडिशनल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ना, वो जब हमारी पावर्ड लूम्स आए ना, जब टेक्सटाइल मिल्स से बनने लग गए कपड़े और वहाँ से चीप एंड गुड क्वालिटी फैब्रिक आने लग गया, तो उसका कंपटीशन ना फेस नहीं कर पाया और फेल हो जाती है हमारी इंडस्ट्री। ठीक है, क्योंकि वहाँ मैकेनाइज्ड इंडस्ट्रियल यूनिट्स थी। वेस्ट की बात कर रहे हैं, वेस्ट में सबसे पहले हमने देखा ना ब्रिटेन में शुरू हुआ पावर लूम, वहाँ से जो टेक्सटाइल आने लगा, वहाँ से जो कपड़ा बन के आने लगा वो मशीन से बना होता था, तो ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगती थी और गुड क्वालिटी भी होता था। और हमारा जो कपड़ा था वो हाथ से बनाया जाता था, इसलिए उसकी जो कीमत थी वो ज़्यादा थी और टाइम भी ज़्यादा लगता था, तो इसलिए कंपटीशन फेस नहीं कर पाया हमारा जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री था। ठीक है, द फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. द वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट, a port for importing machinery, availability of raw material and skilled labor resulted in rapid expansion of the industry इन द रीजन। ठीक है, जब हमारी जो हैंड वूवन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री फेल हो गई ना, जब वो नहीं कंपटीशन फेस कर पा रहे थे, तो हमने भी सोचा कि हम भी मैकेनाइज्ड करें, हम भी मशीन्स का यूज़ करें। तो हमने क्या किया, 1854 में पहली सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल को इस्टेब्लिश किया। कहाँ? मुंबई में। ऐसा नहीं है उससे पहले अटेम्प्ट नहीं किए गए, उसके पहले भी अटेम्प्ट किए गए थे। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल कंट्री में इस्टेब्लिश की गई थी फोर्ट ग्लोस्टर में, जो कि कोलकाता के पास थी। कब? 1818 में। लेकिन ये कुछ टाइम बाद बंद हो गई। ठीक, वो नहीं चल पाई। लेकिन ये मुंबई में जो मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल खोली गई वो सक्सेसफुल थी। क्यों थी? क्योंकि वहाँ पे जो क्लाइमेट था, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट था, पोर्ट भी पास में था मशीनरी को इंपोर्ट करने के लिए, एंड रॉ मटेरियल की भी अवेलेबिलिटी थी पास में, स्किल्ड लेबर भी था, जिसकी वजह से इस रीजन में इंडस्ट्री का रैपिड एक्सपेंशन होता है। ठीक है, इनिशियली दिस इंडस्ट्री फ्लरिश्ड इन the states of Maharashtra and Gujarat because of favorable humid climate, but today humidity can be created artificially and raw cotton is a pure and not weight lossing raw material. So this industry has spread to other parts of India. Coimbatore, Kanpur, Chennai, Ahmedabad, Mumbai, Kolkata, Ludhiana, Puducherry, Panipat are some of the other important centers. कह रहे हैं कि जब इनिशियली इंडस्ट्री बनी ना, तो वो इन स्टेट्स में फ्लरिश हुई। कौन से? महाराष्ट्र और गुजरात में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फेवरेबल ह्यूमिड क्लाइमेट था, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट यहाँ पे अवेलेबल था, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री फ्लरिश होती है। लेकिन आज ह्यूमिडिटी को आर्टिफिशियली भी क्रिएट किया जा सकता है, और जो रॉ कॉटन है ना, ये प्योर है, ये कोई वेट लॉसिंग रॉ मटेरियल नहीं है। जैसे हम बात करें कोल की, कोल वेट लॉसिंग है। कैसे? कोल जब आया तो उसका वेट ज़्यादा था, लेकिन जब उसको बर्न कर दिया गया तो उसका वेट खत्म हो गया, है ना। तो कोल जो है वो वेट लॉसिंग है, लेकिन कॉटन जो था, वो कॉटन जो है वो वेट लॉसिंग तो है नहीं, तो ये प्योर है। इसलिए इंडस्ट्री जो है अदर पार्ट्स में भी डेवलप होती है। अदर पार्ट्स क्या? जैसे शहरों के नाम लिखे, कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, है ना। बहुत सारे सिटीज़ आप लोगों को पता होगा कि यहाँ अच्छा आज भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री फ्लरिश कर रही है ना। बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अहमदाबाद की। इट इज लोकेटेड इन गुजरात ऑन द बैंक ऑफ द साबरमती रिवर। द फर्स्ट मिल वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1859. It soon became the second largest textile city of India after Mumbai. Ahmedabad was therefore often referred to as the Manchester of India. Favorable locational factors were responsible for the development of the textile industry in Ahmedabad. Ahmedabad is situated very close to cotton growing area. This ensures easy availability of raw material. The climate is ideal for spinning and weaving. The flat land and easy availability of land is suitable for the establishment of the mills. The densely populated states of Gujarat and Maharashtra provide both skilled and semi-skilled labor. Well-developed roads and railway network permits easy transportation of textile to different parts of the country, thus providing easy access to the market.
Mumbai port nearby facilitates import of machinery and export of cotton textile. अहमदाबाद कहाँ पर है? अहमदाबाद साबरमती रिवर के बैंक पर सिचुएटेड है और किस स्टेट में पड़ता है? गुजरात में। सबको पता होगा, मोस्ट ऑफ यू जानते होंगे ये चीज, है ना। जो फर्स्ट मिल यहाँ पे स्टैब्लिश हुई, ये कब स्टैब्लिश हुई? ये हुई 1859 में, ठीक। और जल्द ही ये सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी बन गया इंडिया का, क्योंकि पहला तो मुंबई था, है ना। सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी अहमदाबाद बन जाता है। अहमदाबाद को बाद में कहा जाने लगा कि मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है। मैनचेस्टर ब्रिटेन में एक शहर है जहाँ पे टेक्सटाइल बनाया जाता है, तो उसी के नाम पे इन्होंने बोला कि ये जो अहमदाबाद है ये इंडिया का मैनचेस्टर है, ठीक है। फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट के लिए। कौन से? जैसे यहाँ पे अहमदाबाद जो था वो कॉटन ग्रोइंग एरिया के पास में ही सिचुएटेड है ना, जिससे कि रॉ मटेरियल की इजी अवेलेबिलिटी थी। क्लाइमेट जो था वो आइडल था स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए, है ना। यहाँ का क्लाइमेट जो है वो भी आइडल है। फ्लैट लैंड और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है यहाँ पर, जो कि मिल्स को स्टैब्लिशमेंट करने के लिए सुटेबल है ना। तो फ्लैट लैंड है यहाँ पर। फिर गुजरात और महाराष्ट्र जो है ना वो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट्स हैं, तो यहाँ पे स्किल्ड और सेमी स्किल्ड दोनों टाइप के लेबर प्रोवाइड हो जाते हैं, ठीक है। वेल डेवलप्ड रोड एंड रेलवे नेटवर्क है यहाँ पर, जो कि इजी ट्रांसपोर्टेशन परमिट कर देता है, मतलब वो प्रोवाइड करा देता है टेक्सटाइल को डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री में। इससे मार्केट की इजी अवेलेबिलिटी हो जाती है ना। एंड पास में ही मुंबई पोर्ट है, जो कि मशीनरी के इंपोर्ट को फैसिलिटेट करता है और कॉटन टेक्सटाइल के एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करता है ना। तो यहाँ पे अहमदाबाद के पास सारी चीजें अवेलेबल थी, इसलिए अहमदाबाद या अवेलेबल है, इसलिए अहमदाबाद जो है वो एक हब बना टेक्सटाइल इंडस्ट्री का, और इसे कहा जाने लगा कि ये मैनचेस्टर ऑफ इंडिया है, ठीक है। बट इन द रिसेंट ईयर्स अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल्स हैव बीन having some problems. Several textile mills have closed down. This is primarily due to the emergence of new textile centers in the country as well as non-upgradation of machines and technology in the mills of Ahmedabad. लेकिन अभी रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ कि अहमदाबाद की जो टेक्सटाइल मिल्स हैं वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई। कुछ टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद भी हो गई। क्यों बंद हुई? क्योंकि यहाँ पे अदर जो मतलब न्यू सेंटर्स डेवलप होने लग गए टेक्सटाइल के न्यू सेंटर, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना, ये सारे नए शहर डेवलप हो गए टेक्सटाइल के लिए, वहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज सेटअप होने लग गई, है ना। उसके अलावा देखें तो इन्होंने अहमदाबाद में मशीन्स का, टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन भी नहीं किया, उसको अपडेट भी नहीं किया, वही पुराने तरीके से पुरानी मशीन्स का यूज करके वो बना रहे थे। तो धीरे धीरे करके उनका जो टेक्सटाइल मिल्स थी बहुत सारी बंद भी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं ओसाका की। उसके अलावा ये चीज देखिए, जो इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जितना प्रोड्यूस करती है ना, उसका 1/3 मतलब 33% जो है वो एक्सपोर्ट करती है। जितना प्रोडक्शन होता है उसका 33% एक्सपोर्ट होता है हमारा टेक्सटाइल, ठीक है। अब आते हैं ओसाका। ओसाका, it is an important textile center of Japan, also known as the Manchester of Japan. The textile industry developed in Osaka due to several geographical factors. The extensive plain around Osaka ensures that land was easily available for the growth of cotton mills. Warm, humid climate is well suited to spinning and weaving. The river Yodo provides sufficient water for the mills. Labor is easily available. Location of port facilitates import of raw cotton and for exporting textile. The textile industry at Osaka depends completely upon imported raw materials. Cotton is imported from Egypt, India, China, USA. The finished product is mostly exported and has a good market due to good quality and low price. Though it is one of the important textile cities in the country, of late cotton textile industry of Osaka has been replaced by other industries such as iron and steel, machinery, shipbuilding, automobile, electrical equipments and cement. ओसाका एक इम्पॉर्टेंट टेक्सटाइल सेंटर है, कहाँ का? जापान का जी, ठीक है। इसको भी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ये मैनचेस्टर ऑफ जापान है। जैसे इंडिया का मैनचेस्टर क्या है? अहमदाबाद, वैसे ही जापान का मैनचेस्टर किसे बोलते थे? ओसाका को, या किसे बोलते हैं? ओसाका को, ठीक। टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे डेवलप हुई, यहाँ भी बहुत सारे ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की वजह से यहाँ भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डेवलप होती है। क्या फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल इसके डेवलपमेंट के लिए? तो एक्सटेंसिव प्लेन था ओसाका के आसपास में,
जिसकी वजह से लैंड इजीली अवेलेबल था कॉटन मिल्स के ग्रोथ के लिए। फिर वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट था जो कि स्पिनिंग एंड वीविंग के लिए सूटेड है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है जो कि स्पिनिंग और वीविंग के लिए सूटेड है। योदो रिवर यहाँ पे है जो कि वाटर प्रोवाइड करा देती है मिल्स को। लेबर की इजीली अवेलेबिलिटी है ना। पोर्ट्स पास में है जो कि रॉ मटेरियल जो हमारा रॉ कॉटन है उसको इंपोर्ट करना या टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना उसको फैसिलिटेट कर देता है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो ओसाका की है ना वो कम्प्लीटली डिपेंड करती है रॉ मटेरियल के इंपोर्ट पर। ठीक, मतलब वहां पे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी नहीं है, वो रॉ मटेरियल इंपोर्ट ही करते हैं। ठीक है, रॉ कॉटन वहां पे नहीं मिलता, कॉटन इंपोर्ट किया जाता है। और कहाँ से? इजिप्ट, चाइना, इंडिया, यूएसए, इन सब कंट्रीज से कॉटन वो इंपोर्ट करते हैं। देन फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो एक्सपोर्ट किए जाते हैं और अच्छा मार्केट भी है उनके फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का, क्योंकि गुड क्वालिटी एंड लो प्राइस है उनके जो प्रोडक्ट है उसका। ठीक है, ये जो ओसाका है ना ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टेक्सटाइल सिटी रहा कंट्री का। लेकिन फिर भी हम देखें बाद में यहाँ पे जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ओसाका की वो रिप्लेस हो जाती हैं अदर इंडस्ट्रीज से। और अदर कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं यहाँ पर? जैसे आयरन एंड स्टील हो गई, मशीनरी हो गई, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड सीमेंट। ये सारी इंडस्ट्रीज इस कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिप्लेस कर देती हैं ओसाका में। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर। नीचे है हमारे पास एक्सरसाइज जिसमें क्वेश्चंस है। व्हाट इज मीन बाय द टर्म इंडस्ट्री, विच आर द मेन फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री के लिए कौन सी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं? तो कौन कौन से? जैसे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, है ना, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ पावर, फिर वहां पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज होनी चाहिए। ये सारे फैक्टर्स याद है ना। फिर विच इंडस्ट्री इज ऑफन रिफर्ड टू एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री एंड वाई। बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री कौन है? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि आयरन एंड स्टील जो है वो हर एक इंडस्ट्री में यूज होता है, चाहे आयरन एंड स्टील को एज ए रॉ मटेरियल यूज किया जाए या फिर उसे यूज किया जाए या उससे बने कोई मशीन यूज किए जाए, है ना। तो हर इंडस्ट्री में आयरन एंड स्टील लगता है, इसलिए आयरन एंड स्टील को बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री बोलते हैं। ठीक है। फिर वाई कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री रैपिडली एक्सपैंडेड इन मुंबई। तो मुंबई में क्यों कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपैंड हुआ? तो उसके लोकेशनल फैक्टर्स थे, एडवांटेजेस थे जो आपको लिखने हैं। ठीक है, टिक द करेक्ट ऑप्शन कर लेते हैं। फोर्ट ग्लोस्टर इज लोकेटेड इन, कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। हमने देखा था ना पहला टेक्सटाइल मिल यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया था। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या है? नायलॉन नहीं, जूट, है ना। फिर यहाँ पे डिस्टिंग्विश करना है एग्रो बेस्ड एंड मिनरल बेस्ड। एग्रो बेस्ड जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट लगते हैं और मिनरल बेस्ड जिसमें मिनरल्स लगते हैं। फिर पब्लिक सेक्टर एंड जॉइंट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट ओन होती है एंड जॉइंट सेक्टर जो कि गवर्नमेंट और इंडिविजुअल दोनों ओन करते हैं। ठीक है, ये हो गया जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। फिर यहाँ पे हमें एग्जाम्पल्स देने हैं इन सारी चीजों के। जैसे रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल को कैसे, रॉ मटेरियल में हम क्या यूज कर सकते हैं? कॉटन यूज कर सकते हैं, है ना, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। उसके अलावा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम देखें आयरन और यूज करते हैं। इन प्रोडक्ट्स में देखें तो अगर हम कॉटन यूज कर रहे हैं तो हमें फाइबर मिल रहा है। एंड अगर हम आयरन और यूज कर रहे हैं तो आयरन मिल रहा है। कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक, टर्शियरी एक्टिविटीज कौन सी? टर्शियरी एक्टिविटीज सर्विस जो प्रोवाइड कराती है ना, एजुकेशन, ट्रेड या कम्युनिकेशन, ये सारी। फिर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड जैसे कि फूड प्रोसेसिंग हो गई, या फिर डेयरी हो गया। ठीक, कॉटेज इंडस्ट्री जिसमें हैंडीक्राफ्ट आ गया या वीविंग इंडस्ट्री आ गई, वो कॉटेज बेस्ड हो गई। कॉटेज बेस्ड मतलब जो छोटी हाउस होल्ड इंडस्ट्री है कॉटेज बेस्ड होती है। फिर कोऑपरेटिव में जैसे अमूल आ गया एंड सुधा डेयरी, ये कोऑपरेटिव्स के एग्जांपल हो गए। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर एंड ऑल अबाउट द एक्सरसाइज। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।